हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। बजट के अलावा जो है फंड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है जो कमेटीज़ हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर जो है फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बजट के बारे में। तो बजट की बात करें दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है कि बजट नाम का कोई भी वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड ऐड किया गया है, सेंटेंस ऐड किया, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, याद रखना। और किस आर्टिकल के अंदर आता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 112 आर्टिकल डेडिकेटेड है किसके लिए? हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं बजट के लिए। ठीक है, अब देखो, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट होता क्या है? जैसे हम नॉर्मल लेट एंड लेमन टर्म में हम भी बोलते हैं ना कि हमारा महीने का बजट जो है हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारा ये बजट है। उसी प्रकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है, उसने जो है एक साल में कितना पैसा खर्च करना है वो जो है यहाँ पे दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बजट ईयर जो है हमारा कहाँ से कब तक होता है। तो याद रखना, पहली अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है आपका बजट ईयर होता है। बजट ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, याद रखो। और कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, ये आपका बजट ईयर होता है। तो ये एक फैक्ट है जो कि चेंज नहीं होगा। तो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए, राइट। पहली चीज, बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात कि एनुअल फाइनेंशियल नाम का जो है यहाँ पे वर्ड है हमारी स्टेटमेंट में बजट के लिए। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर आता है? 112 आर्टिकल के अंदर आता है। और कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, पहले अगर हम बात करें तो दो पार्ट में हमारा बजट जो है डिस्कस किया जाता था। दैट इज रेलवे बजट अलग होता था और एक जनरल बजट होता था, जिसमें बाकी के जो भी जो खर्चे हैं गवर्नमेंट करेगी एक साल के अंदर, वो जनरल बजट के अंदर आता था। तो रेलवे का एक अलग बजट हुआ करता था। लेकिन 2017 में जो है इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और ये किस कमेटी के तहत हुआ? विवेक देबरॉय कमेटी के तहत हुआ था। ठीक है, अब जनरल बजट, रेलवे बजट एक ही है। अब सिंपल एक बजट आता है जिसमें रेलवे का भी रहता है और बाकी चीज़ों का भी रहता है। लेकिन पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट अलग हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि रेलवे आप देखेंगे, इंडियन रेलवे काफ़ी बड़ा जो है हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन है, राइट। सो किस कमेटी के अकॉर्डिंग आया था? विवेक देबरॉय कमेटी के अकॉर्डिंग आया था, राइट। तो बजट पेश कैसे होता है दोस्तों? इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, फिर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वेरियस मिनिस्ट्रीज, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ये क्या करती हैं? ये जो है डिमांड्स रखती हैं कि हमें जो है इतना बजट चाहिए, मतलब इतना पैसा चाहिए हमें, ये चीज़ें जो है प्रोक्योरमेंट करनी है, ये डेवलप करना है, तो इतना चाहिए। फिर उसके बाद अप्रूवल होता है। ठीक है, सब मिलके अप्रूवल देंगे। अब अप्रूवल होगा, अप्रूवल देने के बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ से निकलेगा दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो याद रखो, ये एक फैक्ट है कि बजट जो है कौन से फंड से निकलता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। देखो, दो प्रकार के फंड है, अभी मैं आपको दूसरा फंड भी बताऊंगा आगे, दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो जो बजट होता है उससे पैसा कहाँ से निकलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। ठीक है, और फिर जो है बाद में ये अप्रोप्रिएशन बिल जो है सदन में पास होता है, फिर जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सर्कल होता है जो हमारा जो बजट पेश किया जाता है उसका। ठीक है, तो ये हुई बात बजट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि फंड कौन से होते हैं। देखो, दो टाइप के फंड होते हैं। जो फंड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका, यहाँ पे क्लियर नहीं है पिक्चर, ये है कंसोलिडेटेड, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल किस तहत क्या तहत आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 में आता है, याद रखो।
और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है 267। पहले कंटिजेंसी फंड बताता हूँ आपको क्या होता है। फंड इन विच द ऑल रिसिपिएंट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। देखो, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, यानी कि जो पैसा क्रेडिट होगा और जो भी गवर्नमेंट खर्च करेगी डेबिट होगा, वो सारा का सारा कहाँ से जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। चाहे हमने लोन रेज करने हैं, यानी कि मान लो अभी हमने एग्जांपल देखते हैं कि श्रीलंका देखा हमने, ठीक है, श्रीलंका में क्या था, अभी क्या चला हुआ है वहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो इंडिया क्या है, हेल्प करेगा श्रीलंका का, उसको पैसे देगा कुछ, तो वो पैसे कहाँ से निकलेंगे, कौन से फंड से निकलेंगे? वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमने लोन रीपेमेंट करनी है किसी से, किसी कंट्री से हमने ले रखा है, उधार ले रखा है, पैसा ले रखा है किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसको रीपे करना है, वो भी कहाँ से निकलेगा? वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो भी चीज़ें क्रेडिट होती हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में और डेबिट होती हैं, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, उसी में से वो काम होता है। तो फिर भैया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, ये क्या चीज़ है? तो ये वो चीज़ है जब हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी हो, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है पूरे देश के अंदर, या फिर कहीं पे डिज़ास्टर हो जाता है काफ़ी बड़ा, वहाँ पे ये राशि जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी अनफोर्सीन कंडीशन जो कि हमने नॉर्मल टर्म में नहीं देखी है, वैसे नॉर्मल टर्म में जो है हम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा निकालते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन जो अनफोर्सीन हो, पहले कहीं नहीं देखी है, मतलब कोई इमरजेंसी, बस ये वर्ड याद रखो कि इमरजेंसी कंडीशन में कहाँ से पैसा निकलता है, वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, ठीक है। और इस फंड से पैसा कौन निकाल सकता है? इस फंड से पैसा निकाल सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, इससे पैसा कौन निकालता है? सिर्फ प्रेसिडेंट निकाल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन लेना जरूरी है, ऑथोराइज बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? मैंने आपको पहले बताया, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, प्लस हमारा प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। पार्लियामेंट बनता है ये तीन चीजों से। तो प्रेसिडेंट तो करेगा ही करेगा, साथ में ऑथोराइजेशन चाहिए हमें पार्लियामेंट का, तब जाके जो हम पैसा निकाल सकते हैं वहां से। पर मेनली प्रेसिडेंट का नाम ही आता है, प्रेसिडेंट ही निकालता है पैसे। अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है वहां पे, किसी कारणवश नहीं है, तो पैसा कौन निकालेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो फिर जो है उनके बिहाफ पे पैसा निकाल सकता है, ठीक है। इस तरह से काम करता है आपका फंड। जो होते हैं दो टाइप के, इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा कमेटी सिस्टम। देखो, कमेटीज जो हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ठीक है, अलग अलग कमेटीज हैं। सो अभी हम कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब भी कोई जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कुछ डिस्कशन किया जाता है या डिबेट की जाती है किसी टॉपिक पे, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट पे जो है उसकी वर्किंग कैसे चल रही है, उसमें कितना पैसा यूज़ हो रहा है, मतलब क्या क्या उस पर कोई भी डिबेट डिस्कशन होना होता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनती है, ठीक है। सो जो मैक्सिमम कमेटी होती है उनके हेड नॉर्मली कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है, नॉट ऑल, क्योंकि एक्सेप्शन जो है हर कहीं जो है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम कमेटी के जो हेड होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। डिस्कस आज करेंगे हम फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में, ठीक है। काफ़ी छोटा लेक्चर रहेगा, लेकिन मैं लेक्चर छोटे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बड़े लेक्चर जो है बोरिंग होते हैं। बिकॉज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी 50 मिनट्स तक लेक्चर हो जाते हैं, तो वॉच टाइम जो है उसमें काफ़ी कम रहता है। तो आपके लिए है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं पहले कवर करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका गवर्नर जो है हम डिस्कस करेंगे। देन यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको डिस्कस करके जो है हम जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बाद में जो है आपको 21 के बाद जो है आप खुद ही जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले आती है फाइनेंशियल कमेटी में एस्टिमेट्स कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1950 के अंदर। कब? 1950 के अंदर, याद रखो। और टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसमें?
30 मेंबर हो सकते हैं एस्टिमेट्स कमेटी में, और सभी मेंबर जो होंगे वो सारे के सारे लोकसभा के ही होंगे। ठीक है, ये एक ऐसी कमेटी है दोस्तों जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सभी जो कमेटीज होंगी उसमें लोकसभा के भी मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ आपके राज्यसभा के मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी होती है तो एस्टिमेट्स कमेटी होती है। और इसमें क्यों आप देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं 30, बाकी आप देखेंगे 22 मेंबर्स होंगे। टर्म ऑफ ऑफिस जो है 1 साल तक जो है इसकी वैलिडिटी होती है कमेटी की, फिर नई कमेटी का गठन किया जाता है हर साल बाद, राइट। तो ये एस्टिमेट कमेटी होगी। दूसरी आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट के जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे इंडियन रेलवे भी पब्लिक अंडरटेकिंग बन चुका है। सो 22 मेंबर मैक्सिमम होंगे दोस्तों, इसमें 15 जो होंगे लोकसभा के और 7 जो होंगे राज्यसभा के, ठीक है। और ये भी मैक्सिमम 1 साल के लिए होगी, फिर जो है इसका नया गठन होगा। तो 15 मेंबर होंगे लोकसभा के और 7 मेंबर होंगे राज्यसभा के। तो बाकी एस्टिमेट्स कमेटी को छोड़ के बाकी सभी में राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स में सिर्फ लोकसभा के पार्टिसिपेट करेंगे। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अब पब्लिक अंडरटेकिंग में जो भी रिसिप्ट होगा, पैसा खर्चा वगैरह जो भी रहेगा, वो सारी कमेटी जो वो सारी चीज़ें जो है ये कमेटी जो है उसकी देखरेख करती है, राइट। अगली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये है हमारी ओल्डेस्ट कमेटी। ये हमारी ओल्डेस्ट कमेटी है। लार्जेस्ट कौन थी, एस्टिमेट्स कमेटी। ये है हमारी सबसे पुरानी कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 1921 में जो है इसको बनाया गया था। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, रिकमेंडेशन थी, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। अब इसमें भी 22 से ज़्यादा आप मेंबर नहीं रखेंगे। इसमें भी वही चीज़ है कि 15 जो हैं आपके लोकसभा के होंगे और जो है 7 आपके राज्यसभा के होंगे, राइट। और इसका खास बात क्या है कि इसका जो चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी का हेड होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो इसका चेयरमैन बनाएगा वो बनेगा जो वो होता है ऑपोजिशन पार्टी का चेयर हेड, ठीक है। तो वो है इसका चेयरमैन, यानी ऑपोजिशन पार्टी की पास कमान होती है इसकी। और इसको अपॉइंट कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है दोस्तों, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट देखना कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, कैग की जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट आती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो क्या क्या काम किया है उसके उस पर नज़र कौन रखता है, कैग रखता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है ये। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो कौन लेके आता है, कैग लेके आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। सो उसकी रिपोर्ट को एग्जामाइन करता है कौन, हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये काम होता है। अब जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो कैग बनाता है वो पार्लियामेंट के सामने कौन लेके आएगा, पार्लियामेंट के सामने कौन लेके आता है, प्रेसिडेंट लेके आता है दोस्तों, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन रखता है, वो प्रेसिडेंट रखता है। तो ये भी एक फैक्ट है। इसके अलावा जो भी अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उनकी स्क्रूटनी, उन पे नज़र रखना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, वो जो है सारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है, ठीक है। तो ये मेनली कैग के अंडर काम होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कहाँ खर्चा किया, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है, ठीक है। अब खुद ही देखो, अगर चेयरमैन अपोजिशन पार्टी का नहीं होगा तो स्क्रूटनी कैसे होगी, अच्छी तरह पता कैसे चलेगा कितना पैसा खर्च किया है, क्या किया है, कहाँ किया है, ठीक है। तो इसलिए जो है अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। 3 टॉपिक जो है शॉर्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किए। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होगा, देन हमारा गवर्नर होगा, फिर चलेंगे यूपीएससी पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो इंपॉर्टेंट लगेगी, जो प्रीवियस ईयर पेपर में दिखूंगा उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जो 4-5 टॉपिक बचते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम वेदा एक वेबसाइट है, काफ़ी आप लोगों को पता भी होगा, एग्ज़ाम वेदा एक वेबसाइट है, वहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन लगाना आप, ठीक है। पॉलिटी के चाहे हिस्ट्री के, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू सेट मिल जाएंगे। इवन एचपीजीके का भी पोर्शन वहाँ पे ऐड कर दिया गया है,
तो वहाँ पे टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करिए तब तक। फिर उसके बाद जो है अगर मुझे टाइम लगता है, ठीक है, मेरा टाइपिंग टेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट जो अगर मेरे को टाइम मिलता है फिर मैं आपको वहाँ पे आगे भी जो है यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो ये था लेक्चर, इसको देख लेना और प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना। एक्सेल शीट जो है पूरी अपडेट हो चुकी है, राइट। सो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम ज्योग्राफी का जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। और चलिए मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।